संघर्ष ही जीवन का सार है और इसके बिना तो कोई भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और फेल्योर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल्योर्स जो होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे लाइफ में एज अ अपॉर्चुनिटी करके आते हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमें उससे लर्निंग लेनी है, सीखना है और आगे बढ़ना है। इसी से हम जो है वो सफल होते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSIR नेट अचीवर्स के इस सेशन में। और आज हम मिलेंगे हमारे CSIR नेट के अचीवर चंद्रमणि पटेल जी से। और चंद्रमणि जो है वो हमारे यूट्यूब के जो इमोशन बैच है, JRF एक्सप्रेस, महाकुंभ और अंतिम और आखिरी बार के जो है वो स्टूडेंट है और यूट्यूब से ही उन्होंने लाइव से ही पूरी प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहले चंद्रमणि पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। और सभी स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और हमारे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि चंद्रमणि ने जो प्रिपरेशन किया है वो पूरा यूट्यूब लाइव से ही किया हुआ है और लाइव सेशन से ही प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि चंद्रमणि पटेल की, जिन्होंने MSc जो है वो हैदराबाद से की है, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। एंड उसके बाद 2023 में उनकी MSc हुई और उसके बाद उन्होंने फिर PhD ज्वाइन की JNU में, एज वेल एज उन्होंने CSIR की भी प्रिपरेशन की। चंद्रमणि पटेल जी का गेट भी क्वालिफाइड हो चुका है, एज वेल एज उनका गेट, एंड उसके साथ साथ अभी CSIR JRF भी हो चुका है 120 ऑल इंडिया रैंक से। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है चंद्रमणि, कि जब हम प्रिपरेशन करते तो आपने पूरा प्रिपरेशन यूट्यूब लाइव से किया, तो आपने सर। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज की कि जिसकी वजह से आपके ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए और आपका CSIR का भी इतना अच्छा रैंक आया, आपका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ? सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये IFS से जुड़ा हूँ ऑनलाइन के टाइम से, कोविड के टाइम से सर। जब BSc में था मैं, तो क्लास बंद हो गया था कोविड की वजह से। तो यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि पढ़ने के लिए क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। बॉटनी था मेरा BSc, तो मैं सर्च करते करते मेरे फीड में IFS का लेक्चर आने लगा। तब KC सर का बायोकेमिस्ट्री आया सर, यस। और DJ सर का सेल बायोलॉजी, तब उनका लेक्चर चलता था। तो BSc में उतना नॉलेज था नहीं, तो देखता था सर, तो मुझे सब चीज़ नया नया लगने लगा। फिर मैं वो सारा वीडियो देखने लगा ऑनलाइन ही कोविड के टाइम से। फिर आपका इम्यूनोलॉजी वाला भी सेशन था, तब से मैं IFS के साथ कनेक्ट हो गया कि मुझे पढ़ना है तो इसी चैनल से पढ़ना है। फिर BSc एंड में ही गेट का एग्जाम होता है, तो जो BSc फाइनल ईयर में रहते हैं, MSc एंट्रेंस टाइप एंट्रेंस ही होता है वो, MSc एडमिशन ले सकते हैं गेट से। तो मैं टेस्ट सीरीज खरीद लिया कि इसका टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ, और मैं टेस्ट सीरीज सारा क्वेश्चन किया। और जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था सर, मैं समझता था कि कैसे गलत हुआ, क्यों, कैसे अप्रोच करना है सही क्वेश्चन। तब मुझे पता चल गया कि ऐसे पढ़ना है, और वहाँ से मेरा बेसिक धीरे-धीरे सही करने के लिए मैं स्टार्ट कर दिया। तो बेसिक मेरे वहीं से डेवलप होने लगा। फिर सर गेट भी तो मेरा अच्छा रैंक में क्वालिफाई हुआ था, वो 120 में। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद प्लांट बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं गेट भी छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ वहाँ का सिलेबस जो है CSIR के सिलेबस से बहुत अलग होता है। तो वहाँ पे रिसर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो CSIR के लिए पढ़ाई नहीं हो पाया मेरे से। CSIR का कोर्स सिलेबस से मैच नहीं होता था, तो मैं रिसर्च वाला ही काम करता था, इसलिए मेरा CSIR MSc में क्वालिफाई नहीं हुआ। MSc हो गया, उसके बाद सर 6 मंथ लगा, और जब मैं 2023 में PhD के लिए एंट्रेंस दे रहा था, तब NTA PhD का एंट्रेंस लाया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो भी मेरा ऐसे ही क्वालिफाई हो गया, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो ही देखता था। खाली टाइम है, बाकी लोग जैसे मूवी देख रहे हैं, तो मैं बस कोई वीडियो उठा लो, कुछ काम कर रहा हूँ, तो वीडियो चलता रहता था। तो बनारस में मेरा एक दोस्त था सर, तो उसके पास मैं बनारस घूमने के लिए ये एंट्रेंस JNU वाला दिया था। तो मेरा क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, तो मैं इंटरव्यू देने आ गया JNU। और तब तक मेरा
जेएनयू का जब इंटरव्यू डेट था उसी दिन सीएसआर का भी एग्जाम था। यस। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ये हो गया कि अब इंटरव्यू देने जाऊं या ये एग्जाम देने जाऊं। तो उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था मेरा सीएसआर, तो थोड़ा सा डर। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए आ गया, क्योंकि एग्जाम से सीएसआर से थोड़ा सा डर लग रहा था तब, कि स्किप कर देता हूँ, नहीं होगा तो क्या होगा। तो मेरा इंटरव्यू सर जेएनयू का क्वालिफाई हो गया, और मनपसंद फील्ड में मुझे काम लैब भी मिल गया। तो मैं नॉन नेट मतलब नॉन नेट में पीएचडी स्टार्ट कर दिया, पीएचडी अपना। तो यहाँ पे 1 ईयर का हमारा कोर्स वर्क होता है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है। तब मैं कोर्स वर्क करता था और फ्री टाइम में सीएसआर के लिए पढ़ाई करता था सर। तो ये और बहुत ही अच्छी मतलब स्ट्रेटजी थी कि जब भी आपको टाइम मिलता था तब आप लेक्चर्स देखते थे लाइव, यस सर, और उसके नोट्स भी प्रिपेयर करते होंगे। यस सर, यस, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते। यस सर, यस, तो ये सबसे बेस्ट वे है कि जिससे आप मतलब जब भी आपको टाइम मिले तब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब का यही एक बेनिफिट है कि आपको लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब आपने जब स्ट्रेटजी यूज की थी तो रिविजन्स जो थे वो रिवीजन किस तरह से किए थे? मतलब रिविजन्स जब आपने किए थे, क्योंकि सीएसआर के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रिविजन्स आपने कैसे मैनेज किए थे? सर मैं लैब लैब का काम खत्म करता था, 9 बजे आता था लैब अपना, और 5 बजे काम खत्म करके 5 बजे से चला जाता था सर। हाँ। तब आपका जेआरएफ एक्सप्रेस वाला सब क्लास 5 बजे ही स्टार्ट होता था। यस। तो तब से मैं अपने हॉस्टल में बैठ जाता था सर, और एक पेन और नोटबुक लेके, हाँ। और मैं सारा वीडियो देखता था। तब मुझे पता नहीं था कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा, मैं जो भी था मेरे पढ़ने का सोर्स बस यूट्यूब का ये लेक्चर था सर। हाँ। तो उसका नोट्स बनाने लगा, धीरे-धीरे सिलेबस मुझे समझ में आने लगा। क्योंकि यस। मैं बीएससी में ये सेल, सिग्नलिंग ये सब पढ़ा नहीं था, तो ये सब मेरे लिए नया था सर। तो हाँ। मैं आपका वीडियो देख के जीपीसीआर ये सब मेरे लिए आसान होने लगा। और आप बार-बार सेम चीज़ पढ़ाते हैं तो वो पैसिव मेमोराइज़ होने लगता है। यस, तो इस तरह से कंटिन्यूअसली रिविजन्स किए थे सारे, और रिवीजन यस से सर, फिर टॉपिक का कंटिन्यूअसली अंडरस्टैंडिंग किया। यस, और क्वेश्चंस जैसे हम देखते कि जब आप कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तब उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर आपने यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे पास बुक है सर, पीवाईक्यू आईएफएस का, अच्छा। उससे मैं प्रैक्टिस किया था सर। हाँ। और वो भी सारा यूनिट तो नहीं हो पाया था, लेकिन जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था उसका मैं किया था, जो मेरा स्ट्रांग यूनिट है, जैसे मेथड्स इन बायोलॉजी, हाँ। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम्म। ये प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे 5-6 यूनिट का मैं उसका पीवाईक्यू किया था। और बाकी जो यूनिट मैं पढ़ा नहीं था, वो बस मैं सर यूट्यूब से वीडियो ही देखता था और उसका यस। नोट्स बना के रखा था। तो आपने कंटिन्यूअसली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस यस भी सर, सॉल्व किए थे सारे, और ये बहुत यस सर, अच्छी स्ट्रेटजी है। अभी जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार एग्जाम्स जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना और कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना। तो क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत बार डिमोटिवेशन आता है, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो बुरा लगता है, और पढ़ाई कम होती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अगर कोई मतलब बुरा वक्त आता है तो पढ़ाई नहीं होती है, जब ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिविटी आती है, तो इस टाइम पे मोटिवेशन जरूरी होता है। और मोटिवेशन आप कैसे लेते थे, और कैसे कंटिन्यूअसली मतलब मोटिवेटेड रहते थे कि जिससे आपको पढ़ना ही है और पढ़ाई को कंप्लीट करना है? सर मोटिवेशन तो फैमिली है सर। हाँ। फैमिली, दीदी है वहाँ पे, मेरे दीदी को देख के सर मोटिवेशन मिलता था। पापा हैं, उनसे मोटिवेशन, उनसे बात करता था सर, जितना नेगेटिव ये था सब चला जाता था सर। यस, तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे ही कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस मिलता है। तो वैसे चंद्रमणि, हम ये देखते कि जब आप सीएसआर के अगर प्रिपरेशन करो तो सीएसआर में तो जैसे सी पार्ट जो होता है वो बहुत कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो सीएसआर का सी पार्ट का प्रिपरेशन में आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी यूज की थी और किस तरह से प्रिपेयर किया था? सर सीएसआर मैं स्टार्टिंग से जब से एमएससी में था दे रहा था, मैच द कलम जो होता है सर वो इजीली बन जाता है। तो हाँ। 5 से 7 मैच द कलम मुझे करना ही करना होता है, ये मैं सोच के चलता था। और जब मैं पीएचडी ज्वाइन किया सर, मेरा
एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा बढ़ने लगा। हम्म जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड अप्रोच कैसे किया जाता है, ये सब क्योंकि हमारे रिसर्च में का पार्ट ही होता है। हाँ तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा करने लगे। मुझे पता था ये मेरा प्लस पॉइंट है, और मेरा नेगेटिव ये था कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फैक्चुअल आंसर है, वो मेरा थोड़ा सा डाउन था। तो मैं हाँ उस पे और तैयारी करने लगा, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यस तो इससे सर वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया मेरा। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करने से। तो वैसे यस वैसे सर। चंद्रमणि, अगर हम ये देखते हैं कि जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे सीएसआर के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करें, तो भी सीएसआर में भी 13 यूनिट से एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, तो मतलब आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे सीएसआर एग्जाम्स को प्रिपेयर करते समय? सर ऑल 100% तो मेरा 6 से 7 यूनिट था। हम्म और सिलेक्टिव सर जो क्वेश्चन हर यूनिट हर बार आता है, वो हाँ टॉपिक सर मैं ऑलमोस्ट सब यूनिट से करके गया था सर। यस डाइवर्सिटी वाला यूनिट छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा याद करना होता है, तो उसको मैं स्किप कर दिया था। हाँ करेक्ट। तो मतलब आपने 6 to 7 यूनिट्स बहुत अच्छे किए थे, और बाकी थोड़ा सा वो बाकी इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स किए थे। सिलेक्टिव सिलेक्टिव इम्पोर्टेंट और टॉपिक सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी वो सभी यूनिट्स की थी? नहीं सर, वो 6 7 यूनिट का ही था सर। हाँ, बहुत अच्छे से किए थे। तो अभी जैसे चंद्रमणि, अगला एग्जाम जैसे जुलाई अगस्त में हो सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि जिससे आपका जितना अच्छा सिलेक्शन हो उतना अच्छा उनका भी सिलेक्शन हो? सर इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा किसी सर को। पहले क्या होता था सर, यूट्यूब में वीडियो आता था, उसके बाद यूट्यूब में वीडियो आने के बाद हाँ वो वीडियो रहता था लॉन्ग टाइम तक, तो हम्म हमारे अंदर आता था कि अरे बाद में देख लेंगे, अभी नहीं देखते हैं। हाँ लेकिन इस टाइम सर ने वीडियो डिलीट कर मतलब हाइड करने लगे। हाँ तो हमें ये होता था कि नहीं, 5 बजे से देखना ही है और 10 बजे तक खत्म करना है, यस यस चाहे आज कुछ भी कर। तो सर इससे बहुत इम्प्रूव हुआ कि हमें टालना नहीं है। हमें हम्म 5 बजे बैठ जितने बजे भी बैठना है उसी टाइम पे बैठ जाना है, और उसको डिले नहीं करना है, हम्म प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है सर। हाँ, तो मतलब डिले नहीं करना है और उसी टाइम पे कंप्लीट करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट करना है। यस, तो अभी हम यहाँ क्या करते यूट्यूब हैं? पे हाँ यूट्यूब पे जितना सर पढ़ा रहे हैं, उतना मटेरियल सफिशिएंट है कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। यस तो उसको आप मिनिमम 8 से 10 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो मोर देन एनफ है सर, विद क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है कि जो आपको अवेलेबल है, और वो सफिशिएंट है। और यूट्यूब पे लाइव लेक्चर्स होते हैं, एग्जाम मैपिंग होती है, अंतिम वार होता है, तो आपका उसी सेशन से सारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। तो आप उतना ही करो तो भी क्योंकि आपका जेआरएफ हो जाएगा। हाँ सर, हम्म एग्जाम मैपिंग, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, ये सब सीरीज में मिला देंगे तो यूनिट पूरा कवर हो जाता है सर। यस, यूनिट कंप्लीट, और सारे इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक भी एक कवर होते हैं। टॉपिक, हाँ, कोई एक टॉपिक भी नहीं बचता है सर। हाँ, और जैसे चंद्रमणि, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं थोड़ा। हाँ, और ओके सबसे सर। पहले जैसे अभी हम देखते हैं लाइफ साइंस में 13 यूनिट से, यूनिट 1 से यूनिट 13, और एप्टीट्यूड भी है। तो आपको सबसे फेवरेट यूनिट आपका कौन सा है? सर मेरा बायोकेमिस्ट्री है सर, उसके बाद वाह, सेल सिग्नलिंग। बायोकेमिस्ट्री एंड सेल सिग्नलिंग, यस। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डिफिकल्ट यूनिट तो सेल बायोलॉजी के थोड़ा सा लगता है सर। अच्छा, सेल बायोलॉजी लगता है। और जैसे और हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डिफिकल्ट लगता है हाँ, सर। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सबसे ज्यादा डर नेगेटिव मार्किंग से लगता है, कि नेगेटिव ना हो, इसलिए वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो क्या आपको भी डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से? नहीं सर, नेगेटिव मैं सर करके आता हूँ। इस बार लास्ट डे जब एग्जाम था, उससे पहले दिन सर बोल रहे थे कि सेक्शन बी में अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 12 क्वेश्चन मेरे नाम से कर लेना, किसी सर के नाम हाँ से। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली मुझे 20 क्वेश्चन ही आ रहे थे, मैं 31 करके आया था सर। अच्छा, हाँ। और तो जैसे, अच्छा मतलब जितना आप, ज्यादा से ज्यादा मेरा हम्म ये थिंकिंग है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, हमारा सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा सर। करेक्ट। क्योंकि लेकिन ऐसे नहीं करना है कि तुक्का लगा देना है, उसमें हमें एलिमिनेट कर देना है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ए एंड सी, इधर बी और डी के बीच में कोई है तो हम रिस्क ले सकते हैं सर। यस यस यस। और और जैसे, एबीसीडी, हाँ
अगर चारों ऑप्शन नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है जो हर क्वेश्चन का ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। तो यस 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 करेक्ट। तो अपने खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप की थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यस सर। लॉजिकल। वैसे चंद्रमणि, हम ये देखते कि सीएसआर में जैसे बी एंड सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड का आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? सर उसका भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही किया था सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होता है। तो मेरा ये था कि एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला आएगा, एक डेटा एनालिसिस वाला आएगा, ऐसे वॉच टाइम वाला आएगा, मिरर इमेज वाला आएगा। ऐसे सिलेक्टिव 10 से 20 कांसेप्ट में उसका फार्मूला क्या है, कैसे कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, वो हाँ। सर प्रैक्टिस करके गया था। हाँ और टारगेट बनाया था मैक्सिमम 10 करना है, मिनिमम 5 करके आना है। चाहे जितना भी हार्ड हो जाए, क्वेश्चन है 5 मिनिमम करके आना है। यस यस यस, मतलब एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन की थी, और एप्टीट्यूड का भी यस इम्पोर्टेंट सर। रोल है फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स में। यस। और जैसे हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फाइनल एग्जाम में आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे करते हो, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास फिक्स समय होता है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? सर टाइम मैनेजमेंट जब जुलाई वाला सेशन था, जून वाला सर, तब मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से हुआ नहीं था उस बार, इसलिए मेरा एलएससी हो पाया था। तो इस बार मैं दोस्तों से बोला कि क्वेश्चन में सब देख नहीं पाया, तो कैसे करूं कुछ। तो उन्होंने बताया कि सेक्शन सी स्टार्टिंग में मैं 10 मिनट में सारा क्वेश्चन स्क्रीन आउट कर लिया, और क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं सर, कीवर्ड बस ढूंढने लगा कि कौन सा हाँ। कीवर्ड है जो मैं ये टॉपिक को किया हो, और जिस जो मुझे मिला, फेमिलियर हुआ, मैं उस पे टिक करके लगाते चला गया सर। हम्म। तो 10 मिनट में 75 क्वेश्चन सेक्शन सी का मैं कंप्लीट स्क्रीन आउट कर दिया, हाँ। और उसमें मुझे 35 क्वेश्चन मिल गया, जो कीवर्ड से मुझे पता चला कि इस यूनिट से मैं पढ़ा हूँ। फिर हाँ। वो क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट स्क्रीनिंग करना स्टार्ट किया, पढ़ने लगा, उस पे हम्म। टाइम दिया, हम्म। और जो नहीं आता था उसको फिर रिमूव कर देता था, और ऐसे 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया सर। यस यस यस, मतलब इसी तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट किया। और टाइम मैनेजमेंट। जैसे पार्ट, जैसे सीएसआर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होती है, सबसे पहले आप कौन सा पार्ट करते हैं? मैं पहले पार्ट बी करता था, इस बार मैं पार्ट सी करके आया अच्छा, सर। पार्ट सबसे सी पहले करके आए। पार्ट सी, और 1 आवर 45 मिनट्स में पार्ट सी में ही लगाया था। हम्म। 1.5 घंटे से ऊपर, 2 घंटे से थोड़ा सा कम था। और 45 मिनट्स के करीब करीब सेक्शन बी पे दिया था, और 10-15 मिनट ही पार्ट ए पे दिया था सर। यस यस यस, तो मतलब, और सबसे आसान पार्ट आपको कौन सा लगता है? आसान सर सी लगा इस बार, नहीं तो बी, बी ही रहता है सर। हाँ, मतलब सी पार्ट थोड़ा सा इजी रहा। उसमें उस हाँ, अगर कंसेप्चुअल से है तो सी आसान रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सी वाला। यस और यस बी यस। सेक्शन का होता है कि जो आपको आएगा वो आपको आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। वो एकदम मेमोरी बेस्ड होता है, करेक्ट। उसमें आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते सर। आपका रिवीजन किए तब वो आ जाएगा सर। यस। और वैसे तो पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, और ये तीनों पार्ट जब हम करते हैं, तो वो क्या एग्जाम में, जैसे हम, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है, तो 3 घंटे के 3 घंटे में ये तीनों पार्ट आपके मतलब अटेम्प्ट हो जाते थे पूरे? हाँ सर, हो जाता है मतलब सर। टाइम मैनेजमेंट होता था? और तो बहुत सारी, सर हाँ। टेस्ट सीरीज था आईएफएस का, जो 1 रुपीस वाला आता है। हम्म। तो उसको अगर आप 5 उसमें टेस्ट होता है सर, वो अगर आप थोड़ा सा कर लेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट उससे भी आप सीख जाएंगे कि इतने मिनट में इतना क्वेश्चन करना है। यस यस यस। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम से पहले कुछ डर लगता है, एग्जाम से पहले बहुत टेंशन आता है, और वो पैनिक भी हो जाते हैं कभी कभी। तो क्या ऐसे आपके साथ भी होता था? हाँ सर, डर डर तो मुझे भी था सर, कि अच्छा। क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, फेल्योर का डर होता है, और रिजल्ट क्या आएगा। यस सर। यस। तो फिर मैनेज कैसे किया था स्ट्रेस को? सर दोस्तों से बात करके सर। हाँ, दोस्तों से बात करके, यस, और रिलैक्स रह के एग्जाम के टाइम पे। यस सर। यस। तो और अभी और जो, आपका लेक्चर इतना रिलैक्स कर देता था सर, इतना आप कॉमेडी उसमें भी, पढ़ाते पढ़ाते इतना हाँ। रिलैक्स कर देते थे, तो एंजॉय का हम्म। एंजॉय भी हो जाता था सर, और पढ़ाई का पढ़ाई भी होता था। हाँ करेक्ट, तो मतलब लर्निंग विथ फन होता था। यस सर। और मजा भी आता है फिर, और कंसेप्ट भी समझ में आते हैं सारे। यस सर। यस। और अभी जो एग्जाम होगा, जैसे जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, तो स्टूडेंट ने फाइनल क्या यूज करना चाहिए स्ट्रेटजी, कि जिससे उनका भी आपकी तरह एग्जाम का रिजल्ट आ जाए?
तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट ने कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर उनको रिवीजन बार बार करना होगा सर, हम्म। और अपना हैंड रिटन नोट बनाना होगा, और वो भी 5-6 पे, एक यूनिट का 5 से 6 पेज से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए सर। हाँ। जैसे ही आप लास्ट डे पे ट्रैवल कर रहे हैं 1-2 घंटे, तो 5-5 पेज अगर पढ़ लेते हैं तो आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। यस। तो मेरा यही था कि लास्ट वीक में मैं एक यूनिट का मैं जितना कम से कम पेज में मैं समराइज कर सकूं उतना मैं नोट्स बनाया था। जो लॉन्ग नोट होता है ये सब नहीं बनाना है। लास्ट में आपको जितना छोटा सा नोट्स हो उतना आसान होता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। यस यस यस, और क्विक रिवीजन भी हो जाती है उससे। क्विक रिवीजन भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आपने हमारे सारे स्टूडेंट के मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो है वो क्लियर किए, एंड इस सेशन का हमारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट भी होगा। तो जैसे हमारे बहुत सारे लाइव के स्टूडेंट है जो इमोशन बैच के स्टूडेंट है, जेआरएफ एक्सप्रेस अंतिम वार को देखते, तो देखिए आप में से ही एक स्टूडेंट की जिसका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, और अब उसका गेट भी क्वालिफाई हो चुका है, जेआरएफ भी क्वालिफाई हो चुका है। तो आपका भी इसी तरह से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे अगर आप अच्छे से इन टॉपिक को भी लर्न करें, अच्छे से सेशंस को अटेंड करें, एंड वो सारे सफिशिएंट है जो कि आपको यूट्यूब लाइव पे लेक्चर्स मिलते एज वेल एज जो भी हमारे सीरीज होते। तो इस सेशन का हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच चंद्रमणि कि आपने इतने अच्छे Thank अच्छे you, sir. आइडियाज शेयर किए और इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, गाइड किया। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप इतने अच्छे से मतलब आपने लर्न किया यूट्यूब लाइव सेशन से, और आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए। थैंक यू सर। एंड ये तो आपका आशीर्वाद है सर, आपने Yes. इतना कंटेंट समराइज कर दिया सर, इतना मुश्किल सिलेबस को आपने आसान बना दिया। यस, और हम चाहते हैं कि आप जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट है हमारे लाइव बैच के, उन सब का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, सब आगे बढ़े और सब सारे एग्जाम्स में अच्छे से क्वालिफाई होके वो भी रिसर्च में एंटर हो और वो अच्छे साइंटिस्ट बने जैसे आप अभी हो, जैसे जेएनयू में आप पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सर। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट, आपको भी ये सेशन कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।